नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। शिवानी, ओम प्रकाश, अभय, निशा, स्वाति, रवीना, मन्नू, लल्लू, सिमरन, ज्योति, चंदन, रिया, दिविका, रेखा, रोबिन, श्रुति, हिमांशी, समीक्षा, फौजी, अंशुल, अदिति, योगेंद्र, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैं आपको बोल के गई थी कि अगला आपका जो टॉपिक होगा वो होगा चोल वंश। आपने चेर पढ़ लिया है, मैं चोल पढ़ाऊंगी, देन मैं आपको पांड्य वंश पढ़ाऊंगी और उसके बाद चालुक्य वंश पढ़ाकर अब मैं आपको बताती हूँ आपकी जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगी। इसके बाद में आपका क्या क्या बचता है, एक पांड्य वंश बचता है, चालुक्य वंश, पाल वंश और बेटा जी पल्लव वंश, ये मैं आपको कराऊंगी। उसके बाद मैं सीधा पहुंच जाऊंगी मिडाइवल हिस्ट्री में, जहां से मैं अरब आक्रमण से आपकी चीज़ें स्टार्ट करूंगी। तो मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो आपके बचे हुए टॉपिक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद मैं सीधा आपका जाऊंगी मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ। मिडाइवल के बाद मैं पहुंचाऊंगी आपको मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, ठीक है? तो जल्दी जल्दी आप सभी लाइव आएँ, सेशन के साथ जुड़ जाएँ और मैं अब स्टार्ट करूँगी आपकी क्लास को। आपसे मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं आपको चोल वंश पढ़ाऊँगी और चोल वंश से रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी, ठीक है? तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा, तो आपकी अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर ये आपके चोल वंश के बारे में, तो चोल वंश हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चोल वंश की जब मैं बात करूँगी तो यहाँ पर आपका चोल वंश है, ठीक है? इसके अंदर आपको चोल वंश देखने के लिए मिलेगा और चोल वंश के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? अब बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूँ चोल वंश की, सिलेबस खत्म होने में भी टाइम लगेगा, ठीक है? सिलेबस के बारे में अब मैंने बता दिया है, टाइम लगेगा, तो प्लीज अब आप सिलेबस 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 मत चिल्लाइएगा, ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ बेटा, 1.5 घंटे की मैं तो ले लूँ, लेकिन आगे भी तो तैयार होने चाहिए ना 1.5 घंटे की क्लास लेने के लिए। आप लोगों में से ही तैयार नहीं होते जब 1.5 घंटे की क्लास लेने के लिए, तो मैं कैसे फिर 1.5 घंटे क्लास ले सकती हूँ? बताइए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो चोल वंश है, ये चोल वंश की जो स्थापना की गई थी वो पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित की गई थी। मतलब जो आपका पल्लव डायनेस्टी था, पल्लव डायनेस्टी के जो आपके अवशेष, मतलब जो र्यूइंस जिनको हम कहते हैं, मतलब जो बची हुई चीजें होती हैं, उस पर कौन सा वंश बना था? आप कहोगे चोल वंश। और चोल कौन थे? पल्लवों का और चोल का क्या संबंध था? तो बेटा जो चोल थे ना, ये पल्लवों के सामंत थे, ठीक है? आपके चोल कौन थे अगर आप मुझसे ये पूछोगे, तो चोल पहले कौन हुआ करते थे? पल्लवों के सामंत, पल्लवों के सामंत, यानी सामंत ऑफ पल्लव्स। तो ये इनके सामंत थे। सामंत कौन होते हैं? मंत्री होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो चोल वंश की आप बात कर रहे हो, चोल वंश अगर हम बात करते हैं तो चोल कौन थे? तो चोल आपके वो लोग थे जिन्होंने पल्लवों के जो राज्य था उसके समाप्त होने पर अपने राज्य को स्थापित किया था। और चोल कौन थे? चोल और पल्लव में क्या कनेक्शन था? तो चोल पल्लवों के सामंत थे। सामंत किसको कहते हैं मैम? मंत्री को कहते हैं, ठीक है? और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो एक क्वेश्चन बहुत बहुत फेमस है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय और इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है नरकेसरी, ठीक है? चोल वंश का संस्थापक कौन था? आप कहोगे विजयालय, और इसने उपाधि धारण की थी नरकेसरी। इसने जो विजयालय ने जो राजधानी बनाई थी तंजौर और तंजावुर। क्या बनाई थी? आप कहोगे तंजौर और तंजावुर। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नवीन सर की क्लास देखी होगी, मुझे तुरंत बोलेंगे कि नहीं मैम, नवीन सर ने तो उरैयूर भी इसकी राजधानी बताई है, आप बोल रहे हो तंजावुर इसकी राजधानी है। तो बेटा जो उरैयूर या
आपकी राजधानी बनाई गई थी ना, वो बनाई थी कराईकल के समय पे, और कराईकल विजयालय से भी पहले का संस्थापक है। तो कराईकल कब पढ़ाऊंगी मैम? कराईकल मैं आपको बिल्कुल एंड में पढ़ाऊंगी, ठीक है। कराईकल मैं आपको कब पढ़ाऊंगी? एंड में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका संस्थापक कौन था चोल वंश का, तो आप हमेशा बोलोगे संस्थापक था विजयालय। और विजयालय ने किसको राजधानी बनाया था? तो बेटा विजयालय ने राजधानी बनाया था तंजौर या तंजावुर को। और देखो आगे लिखा हुआ है ये पल्लवों के सामंत थे, यानी पल्लवों के मंत्री हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। सामंत आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि सामंत का मतलब होता है मंत्री से। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें राजा के बाद जो मंत्री है वही आपका अगला राजा बना और उसने अपना खुद का वंश स्थापित कर लिया, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जो तंजावुर या तंजौर ये कहां पर पड़ता है मैम? ये किस जगह पर पड़ता है? तो बेटा ये तंजौर या तंजावुर पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंदर। कहां पर पड़ता है? आप कहोगे तंजौर या तंजावुर पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। और बेटा जो आपका विजयालय है, इस विजयालय की जब मैं बात करती हूं तो इसका शासनकाल 850 से आपका 887 है। 850 से 887 इसका शासनकाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा विजयालय का। राजधानी इसकी तंजौर या तंजावुर। तंजावुर का जो वास्तुकार मतलब जो आर्किटेक्ट था उसका नाम है राजराज पेरुथच्चन। क्या नाम है उसका बेटा? राजराज पेरुथच्चन। और तंजावुर कहाँ पड़ता है तो मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग कभी भूलो ना। तो तंजावुर पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। तंजावुर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। और बेटा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इस तंजावुर का वास्तुकार किसको कहते हैं? आर्किटेक्ट किसको कहते हैं? तो मैम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाकर उसको डिज़ाइन करता है। जैसे आप घर बनाते हैं तो जैसे हम लोग तो अपना घर खुद बना लेते हैं कि भाई एक कमरा इधर बना दो, एक कमरा, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो आर्किटेक्टर्स को अपना घर डिज़ाइन करने के लिए देते हैं कि भैया एक अच्छे से डिज़ाइन के साथ हमारा घर बना दो। तो यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर कौन था? किसने इसको आर्किटेक्ट किया था? तो आप कहोगे कि मैम इसका आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट जो था उसका नाम था यहाँ पे राजराज पेरुथच्चन। इसने तंजावुर या तंजौर को डिजाइन किया था। और प्यारे बच्चे आगे देखिए क्या लिखा है। विजयालय ने निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके मंदिरों से बहुत क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन था ये भी पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। विजयालय मतलब निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर इसी ने बनवाया था। ये चीज बेटा जी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं तो विजयालय के बारे में एक फैक्ट जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, देखिए विजयालय का समय यहाँ लिखा हुआ है। विजयालय 850 से 887 तक तंजावुर, यहाँ पे तंजावुर होगा, इसको हटा दीजिए आप, खाली इतना लिख लीजिए क्योंकि राजधानी में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। ठीक है, कावेरी डेल्टा में स्थित एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र जिसे उरैयूर के चोल परिवार के विजयालय द्वारा निर्मित किया गया था। तो विजयालय ने क्या किया था कि उरैयूर के अंदर एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र को स्थापित किया था। उरैयूर बेटा मैं आपको बता दूं तो ये पहले आपकी राजधानी हुआ करती थी चोल वंश की। उरैयूर क्या है? चोल वंश की प्रथम राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी थी ये भी, लेकिन किसके समय पर? तो ये चोल वंश की राजधानी थी बेटा करिकाल के समय पर। किसके समय पर? आप कहोगे करिकाल के समय पर। करिकाल कौन है मैम? जिसे आप करिकाल या कई जगह आपने देखा होगा कराईकल लिखा रहता है। तो ये आपका इसी वंश का राजा था विजयालय से पहले। तो आपने इसको क्यों नहीं पढ़ाया पहले? क्योंकि इसके बारे में मैं एक अलग पेज पे आपको पूरी चीजें लिखवाऊंगी। थोड़ा सा ये आपका अलग है क्योंकि इसके बारे में जो चीजें हैं वो आपकी एक स्लाइड पे इसलिए लिखवा दूंगी कि कराईकल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हो, उसको अलग लिखवाऊंगी मैं।
ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कावेरी डेल्टा में स्थित एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है जिसे उरैयूर के चोल परिवार के विजयालय द्वारा निर्मित किया गया था। तो आप कहोगे लेकिन उरैयूर तो उसकी राजधानी थी, आपने अभी बताया करिकाल की, तो फिर ये इसने कैसे स्थापित किया? तो बेटा इसने राजधानी नहीं बनाया, इसने यहाँ पर एक कृषि केंद्र बनाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि उरैयूर कहाँ पड़ता है? कावेरी डेल्टा के ऊपर, और कावेरी डेल्टा कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। तो बेटा जी ये जो आपका कृषि केंद्र है ये उरैयूर के अंदर विजयालय ने स्थापित कराया। और जो उरैयूर था ये क्यों फेमस था? अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि जो उरैयूर है ये फेमस क्यों है, इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है कि भैया ये क्यों प्रसिद्ध है? तो बेटा जी ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता था? यहाँ पे मिले हैं सूती वस्त्र। सूती वस्त्र अगर मिलेंगे तो इसका मतलब क्या होता होगा? यहाँ पर कपास की खेती, कॉटन कल्टीवेशन के एविडेंसेस यहां पर मिलते हैं। तो ये सूती वस्त्र के लिए, कॉटन क्लॉथ्स के लिए फेमस था आपका उरैयूर। और इसी उरैयूर के अंदर विजयालय ने क्या किया था? एक कृषि केंद्र की स्थापना की थी। एक यहां पे क्या बनवाया था? एग्रीकल्चर सेंटर बनवाया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। करिकाल कौन था मैम, या कराईकल कौन था? तो बेटा वो इसी वंश का शासक था, लेकिन विजयालय से पहले। और इसके समय पर आपका जो विजयालय, तो फिर संस्थापक तो करिकाल होगा, लेकिन नहीं माना जाता करिकाल को, संस्थापक माना जाता है विजयालय को, क्योंकि विजयालय के बाद इस वंश को प्रसिद्धि हासिल हुई थी। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पे कराईकल हारा तो विजयालय ने इसको रीऑर्गेनाइज्ड किया था, और तब जाकर ये बेटा फेमस हुआ था आपका चोल वंश। इसीलिए इसका संस्थापक करिकाल को नहीं माना जाता बल्कि विजयालय को माना जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। तो करिकाल और आपका विजयालय में क्या डिफरेंस था, और विजयालय को क्यों संस्थापक मानते हैं, करिकाल को क्यों नहीं मानते हैं? उरैयूर किसके समय पर राजधानी थी? ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बेटा आपके जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, रुक जाओ, आ गया वो क्वेश्चन। आप ये बोलते हो, जैसे मान लो कोई एक एग्जाम्पल है, ए नाम का एक व्यक्ति है और ये बी नाम के राजा के समय पर भी था और ये सी नाम के राजा के समय पे था। तो आप ये कहते हो कि ये अगर आपका ए नाम का जो कवि है भी बी राजा के दरबार में था तो सी राजा के दरबार में कैसे पहुंच गया? तो ऐसा थोड़ी होता था कि वो एक राजा से कनेक्ट रहा तो अगले राजा के टाइम पर वो मर जाएगा। महेश आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रही हूं ये मैं, ऐसा तो होता नहीं था। अमीर खुसरो के बारे में जब आप पढ़ोगे, अभी अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था, तो आप वहां पर भी यही क्वेश्चन पूछोगे मुझसे कि मैम अमीर खुसरो तो उसके दरबार से संबंधित था, आप इसके दरबार में क्यों बता रही हो? बेटा कोई भी व्यक्ति है वो एक राजा के दरबार में रह के ये थोड़ी है कि दूसरे राजा के दरबार में मर जाएगा, जिंदा रहेगा ना। जैसे चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी रहे, बिंदुसार के दरबार में रहे, लेकिन अशोक के दरबार में नहीं रहे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अशोक के दरबार में इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो मर गए, क्योंकि उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ, इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन जो है घूमते हैं कि भाई ये वाली डेट मैम ने ये लिखवाई हुई है, लूसेंट में ये दे रखी है, गूगल पे ये दे रखी है। तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूं कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी डेट्स मिलेंगी आपको जो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेंगी। और आप देखोगे कि इस तरह की डेट से क्वेश्चंस भी नहीं पूछता एग्जामिनर, क्योंकि उस पर तुरंत क्या लग जाएगा, तुरंत उस पर जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन उठाने लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी जो भी आपके डाउट्स होते हैं मैं पहले ही क्लास में इनको क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें कई बार एग्जाम्पल देके बताई है कि देखो बेटा ये आपका, जैसे मैंने अभी आपको चोल वंश पढ़ाया, अभी मैं आपको पाल वंश पढ़ाऊंगी, तो उसका अंतिम शासक कहीं पे गोविंद पाल दे रखा है, कहीं पे मदन पाल दे रखा है। अब आप बताओ मैं क्या करूं, मैंने तो इतिहास लिखा नहीं है। ठीक है, नवीन सर एंड राहुल सर का तमंचा कह रहे हैं कि आपने भी तो आज़ादी की लड़ाई देखी होगी। बेटा इतनी पुरानी तो मैं नहीं हूं कि मैंने आज़ादी की लड़ाई देखी थी।
मेरा जन्म 1947 से पहले तो हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारी ऐसी डेट हैं। शिवाजी के जन्म से संबंधित डेट आज तक क्लियर नहीं है। क्या करोगे बताओ? इतिहास बेस्ड ऑन एविडेंस, इतनी बात आपको समझनी होगी कि इतिहास किस पर आधारित है? साक्ष्यों पर। और अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। और अगर मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूं कि आपको डाउट होता है कंटेंट पे, तो मैं आपको तो खुद चैलेंज देती हूं कि जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखो। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन ना बने, उसमें डाउट हो, तो तुम तब चेक करो मुझे, वो तुम करते नहीं हो। फालतू बकवास नहीं है नरेंद्र, ये बच्चों के डाउट्स है बेटा, इसको फालतू बकवास नहीं कह सकते। बच्चा परेशान हो जाता है कि ये इस राजा के समय पे था तो इस राजा के समय पे क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको मैं आज ये क्लियर कर चुकी हूँ इस चीज के बारे में। जो आप भेजते हो कि मैम इसमें तो ये लिखा हुआ है, आपने ये लिखवाया है, बेटा मैं आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर उसमें जो आयोग ने माना हुआ है, अगर कोई डेट है तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। आगे चल सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने आपको यह समझाया, और करिकाल के बारे में मैं अलग से लिखवाऊंगी आपको, और बता दिया है कि करिकाल आपका विजयालय से पहले का शासक था। और विजयालय से पहले का शासक था, इसने इस चोल वंश को स्थापित किया था। कहां किया था और विजयालय ने कहां किया, जब कराइकल में आपको बताऊंगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता चुकी हूं कि उरैयूर क्यों फेमस था, अगर आपसे पूछा जाएगा। अब बेटा जी इस वंश का अगला शासक आता है जिसका नाम है आदित्य प्रथम। और आदित्य प्रथम ने क्या किया था, देखो यहाँ पर आदित्य प्रथम, जिसे हम कोदंड राम के नाम से भी जानते हैं, पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराया था। किसको हराया था? अपराजित वर्मन, जो पल्लव शासक था उसको हराया। और चोलों के, ठीक है, और चोलों के स्वतंत्र राज्य, और चोलों के लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। चोलों के लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। और बेटा इसने बालासुरमन्य, ठीक है, इसने क्या बनवाया था? बालासुरमन्य। बाला बालासुरमन्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अभी पूरा लिखवा दूंगी अगर आपको शॉर्ट में नहीं समझ आ रहा तो। बालासुरमन्य मंदिर का निर्माण करवाया। ये क्या है? मंदिर का निर्माण करवाया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप कहोगे कि मैम चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। लेकिन चोल वंश के स्वतंत्र राज्य को किसने स्थापित किया था, तो आप कहोगे कि वो किया था आदित्य प्रथम ने। तो चोल वंश के स्वतंत्र राज्य को स्थापित करने वाला शासक कौन था? आदित्य प्रथम था। इसने प्यारे बच्चे पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराया। और इसने क्या लिया था? कोदंड राम क्या है मैम? अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मैं यहां लिख देती हूं कि इसकी उपाधि है, ये इसका टाइटल है बेटा। और ये इसने कब लिया था, तो आप कहोगे कि ये टाइटल इसने लिया था पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराने के बाद। उपाधि क्या है इसकी? कोदंड राम।
कोदंड राम, ये लीजिए। इसमें भी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, तो मैंने इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी जो उपाधि थी वो किसकी थी, कोदंड राम की थी। इसने बालासुर मन्य मंदिर बनवाया था। और बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो इसने चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चल सकते हैं, आगे चलिएगा। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो इस वंश के इसके बाद कौन सा राजा आता है, तो इसके बाद राजा आता है परांतक प्रथम। और परांतक प्रथम के बारे में देखना क्या लिखा है। इसे तकोल्लम के युद्ध कृष्ण थर्ड, जो कि एक राष्ट्रकूट नरेश है, ने हराया था। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। अब ये परांतक प्रथम किसके बाद आया है, तो परांतक प्रथम जो आया है वो आदित्य प्रथम के बाद आया है। विजयालय कौन था जी, रिंकू कह रहे हैं बेटा विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। रिंकू वो चोल वंश जो कि आपका तमिलनाडु में स्थापित किया गया था और जिसकी राजधानी तंजावुर या तंजौर थी। और विजयालय के बाद इस वंश का फिर अगला शासक आदित्य प्रथम है। और आदित्य प्रथम ने क्या किया है, आदित्य प्रथम ने चोलों के स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया और बालासुर मन्य मंदिर को, प्यारे बच्चे, इसने स्थापित किया और उसने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो परांतक प्रथम आ रहा है। और परांतक प्रथम इसको इसके साथ होता है तकोल्लम का युद्ध। किस किस के बीच होता है, तकोल्लम का युद्ध होता है कृष्ण थर्ड के साथ परांतक प्रथम का। और ये कृष्ण थर्ड कौन है मैम, तो ये राष्ट्रकूट वंश का राजा है। और इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो उसमें परांतक प्रथम का बड़ा लड़का यानी उसका बड़ा बेटा मारा गया। ये आपको मैंने यहां पर लिखवाया है। ठीक है, इसे मदुरै, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मुद्रे हो गया है भैया से मदुरै। मदुरै पांडे को, पांड्यों की राजधानी, ठीक है, पांड्यों की राजधानी के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद में आपको कौन सा वंश पढ़ाऊंगी, इसके वंश बाद में आपको पढ़ाऊंगी पांडे वंश। तो ये जो पांडे वंश है इसकी जो राजधानी थी, इसकी जो कैपिटल है वो थी मदुरै। तो इस मदुरै का अंत किसने किया ये इसमें बताया गया है। तो इसका अंत करने वाला है परांतक प्रथम। और यही इस लाइन में लिखा हुआ है, यही इस लाइन में लिखा हुआ है। अभी मैं आपको पूरा का पूरा अभी लिखकर मैं आपको बताऊंगी, मतलब लिखकर कहने का मतलब रिवीजन करवाऊंगी। बालासुर मंदिर कहां पर है मैम, बेटा कन्नौर में है, लिख लो ये भी। अगर आप लोकेशन पूछ रहे हो तो बेटा जी ये कन्नौर में है, लोकेशन भी आपको बता दी है। ठीक है मिस ऋषि सैनी, तो ये आपका यहां पर परांतक प्रथम तकोल्लम का युद्ध होता है किसके साथ में, राष्ट्रकूट वंश के राजा के समय पे। और राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन था, कृष्ण थर्ड, उसने इसको हरा दिया और इसका बड़ा बेटा उस युद्ध में मारा गया। इसने क्या किया था, तो इसने मदुरै जो पांडे वंश के शासकों की राजधानी थी उसके विध्वंसक के रूप में इसको जाना जाता है। तो मदुरै आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिएगा, किसकी कैपिटल थी, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, पांडे वंश की। और इसका अंत करने का जो खिताब है वो किसको मिला हुआ है, तो मैम परांतक प्रथम को। ठीक है, ये आपको समझ आ रही है बात, अगर आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। और अगला शासक जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, जिसका नाम है राजराज प्रथम, जिसका नाम है राजराज प्रथम। चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि राजराज प्रथम जो आपका था ये कौन था और ये क्यों कहा जाता है कि चोल वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, चोल वंश का सबसे महान शासक, द ग्रेटेस्ट ऑफ द चोला डायनेस्टी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। राजराजा द ग्रेट, राजराजा द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट है ये, ग्रेट महान। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि महान राजा और प्रतापी राजा में क्या अंतर होता है, कि महान राजा और प्रतापी राजा में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो महान राजा वो होता है जो अपने कार्यों के साथ साथ अपनी महानता के लिए जाना जाता है, मतलब वो कुछ ऐसे काम करता है कि लोग उसको महान कहने लगते हैं। और प्रतापी राजा जो होता है वो अपनी शक्तियों के बल पर जाना जाता है।
जिसे आप कह रहे हो राज प्रथम। ये चोल वंश का सबसे महान शासक, क्योंकि इसने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि लोगों ने इसे महानता का खिताब दे दिया। और इसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो क्या रहेगी, अभी तंजावुर ही रहेगी। और तंजावुर तमिलनाडु के अंदर बेटा, जो आपके एग्जाम में और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तंजावुर में जो तमिलनाडु में राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। किसका निर्माण कराया है, तो बृहदेश्वर मंदिर, जिसे आप राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उसका निर्माण किसने करवाया था। तो चोल वंश के शासक राज प्रथम ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी बात पे मुझे ये बता दो कि बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर ये किस भगवान को समर्पित था, किसको समर्पित किया था इसने, किसको डेडिकेटेड है, ये बताना बेटा, अगर आप बता सकते हो तो। ये आपसे पूछ रही हूं मैं, क्योंकि ये मंदिर आपने कई बार पढ़ा होगा और ये इसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और बेटा ये आपका राजराज प्रथम जो है ना, भगवान शिव का भक्त है। तो भगवान शिव का भक्त है, इसका मतलब इसने मंदिर भी किसका बनवाया होगा, भगवान शिव का ही बनवाया होगा। तो आप सबने भी आंसर क्या दिया है कि मैम ये एक शिव मंदिर है और बहुत फेमस मंदिर है बेटा, ये शिव टेम्पल है, ये एक भगवान शिव को डेडिकेटेड है। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, आपने बोला मैम शिव का, शिव का, शिव का, शिव का, बिल्कुल बेटा, भगवान शिव का भक्त है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। श्रीलंका पर इसने आक्रमण किया है, क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां के राजा महिम पांच को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी थी। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा मैम, क्वेश्चन बनेगा कि चोल वंश के किस शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो चोल वंश के किस शासक ने किया, आप कहोगे राजराज प्रथम ने। और जिस समय उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया उस समय श्रीलंका का शासक कौन था, तो उसका शासक था राजा महिम फिफ्थ। और वो इससे हार गया और हारने के बाद में उसे श्रीलंका के दक्षिण जिले रोहण में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। और लिखा हुआ है कि राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, यानी इस धर्म का फॉलोवर था, वॉज अ फॉलोवर ऑफ शैविज्म। आपका शिव, जो आपका शिव भगवान है उनको मानने वाला ये था, शिव भक्त था। ये आपको बेटा जी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैम राजराज प्रथम का आपने शासनकाल नहीं बताया बेटा, इसका शासनकाल लिख लीजिए 985 से लेकर 1014। कितना रहेगा, 985 से लेकर 1014। ठीक है, 985 से लेकर 1014। आगे आइए बेटा, और इसके बाद में आपका एक और अच्छा इंपॉर्टेंट शासक है राजेंद्र प्रथम, 1014 से 1044 तक इसका समय है। और देखिएगा क्या लिखा है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। महिम होगा, महिम फिफ्थ रजत, एक बार चेक करना आप, और एक बार मैं भी क्रॉस वेरीफाई कर लूंगी। ठीक है, तो 1014 से 1044 चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया और गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगैकोंड चोल किसकी उपाधि थी, गंगैकोंड चोल किसकी उपाधि थी, तो बेटा जी ये राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी। और राजेंद्र प्रथम की जब हम बात करेंगे तो इस वंश का सर्वाधिक विस्तार, यानी ये जो एम्पायर था वो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंड हुआ
वो किसके समय पर? तो राजेंद्र प्रथम के समय पर। और इसका झगड़ा किसके साथ हुआ? तो पाल वंश के शासक महिपाल के साथ हुआ, और उसको इसने हराकर क्या किया था? गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। मैम जैसे आप बता रही हो पाल वंश, जैसे आप बता रही हो पल्लव वंश, जैसे आप बता रही हो राष्ट्रकूट वंश, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। जैसे कि आज के समय पे आपका, अब तो राजा महाराजा तो है नहीं, लेकिन पहले राजा महाराजा थे, तो पहले झगड़ा होता था। तो अब किस में होता है? अब पॉलिटिशियंस में होता है। अब हर पॉलिटिशियन चाहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं, मेरे को ये पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए। अब भी लड़ाई है इसकी। तो इनकी किस चीज की लड़ाई थी? ये तो राजा हुआ करते थे अपने अपने क्षेत्र में, तो इन्हें दूसरे का भी राज्य चाहिए, इन्हें दूसरे का भी राज्य चाहिए। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहां पर बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया और गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। इतनी बात समझ में आई? तो ये किसको हराकर की थी? तो पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर यहां पर इसने जो है हासिल की थी। अब देखो एक क्वेश्चन जो इसके बारे में और पूछा जाता है, हेडिंग डाल के ही लिखा हुआ है यहां पे। देखो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चोल शासक की जो सेना है वो गंगा नदी तक पहुंच गई थी? तो वो यही है, राजेंद्र प्रथम है। वो यही है, राजेंद्र प्रथम है। तो आप देखोगे यहां पर बेटा, इसकी सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई, और गंगा के लिए इन्होंने सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। और चोलों की जो नई राजधानी बनी फिर वो क्या बनी? गंगैकोंड चोलपुरम। ये चोलों की आपकी नई राजधानी थी। गंगैकोंड चोलपुरम किसकी राजधानी बनी? आपकी चोलों की एक नई राजधानी। इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। क्यों की थी? बंगाल पर आक्रमण किया था। मैं बंगाल पे क्यों किया था? बंगाल में कौन था? तो बंगाल में ही तो पाल वंश था। बंगाल में ही तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, और जिस समय इसने बंगाल के पाल वंश पर आक्रमण किया उस समय पाल वंश का शासक महिपाल था, और इसने महिपाल को हरा दिया। तभी तो लिखा है कि इसने गंगा के लिए सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। यानी राजेंद्र प्रथम एक ऐसा शासक था जिसकी सेना कहां पहुंच गई? मैम बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी। भाई गंगा नदी बंगाल से निकलती है नहीं निकलती है? आप कहोगे निकलती है। ठीक है, उसके बाद बेटा देखिएगा यहां पर गजनी का सुल्तान महमूद इसका समकालीन था। महमूद गजनवी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसने भारत पर अटैक किया था। तो ये इसके समय पर हुआ था, इसका समकालीन था, मतलब इसके समय पर था, इसके लगभग था, इसके आप कह सकते हो बराबर था। जब आपका महमूद गजनवी यहां पर आक्रमण करने आएगा तो दक्षिण में कौन बैठा हुआ है चोल वंश का शासक? तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तुषार कह रहे हैं बिल्कुल हड़पी इंसान था, जैसा आप चाहो कह सकते हो। ठीक है, यह राज राजा प्रथम का पुत्र था। राज राजा प्रथम कौन? जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्होंने श्रीलंका पर अटैक किया था, ये उनका पुत्र था। और इसने क्या क्या किया? तो मैम इसने जो है सबसे ज्यादा विस्तार किया अपने साम्राज्य का, गंगा का सफल अभियान नेतृत्व किया, महिपाल को हराया, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की, और चोलों की नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम बनी थी। और महमूद गजनवी जिसने भारत पर अटैक किया था, जिसके बारे में हम मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसके समकालीन था ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सब किसके समय की बातें हैं? सब राजेंद्र प्रथम के समय की बातें हैं। अब आएगा राजराज चोल सेकंड। राजराज चोल सेकंड, ये रहा सबसे पहला पॉइंट, ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है और समर्पित है भगवान शिव को।
लिखा हुआ है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो ऐतरात्वेश्वर मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, ये इस वंश का आप कह सकते हो कि बहुत ही प्रसिद्ध राजा, अंतिम प्रसिद्ध राजा था, ऐसा आप कह सकते हो। और इस वंश का बेटा अब लास्ट लिख लेना, अंतिम शासक यहां लिखना, क्योंकि मैं अब इसके बाद इस वंश के फैक्ट बताऊंगी। अंतिम शासक यानी कि लास्ट रूलर। और वो कौन था? राजेंद्र चोल थर्ड। राजेंद्र चोल थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। खुशबू, आप क्वेश्चन ही बेटा ऐसा पूछ रही हैं कि जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। वर्धन वंश के बाद तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या मतलब करते हैं, आगे देखिएगा क्या मतलब है। चोल वंश के बारे में आपके और क्या चीजें पढ़नी है। चोल वंश के शासकों ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया। यह आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल शासकों का व्यापार किसके साथ होता था? चाइना के साथ में। मुक्त व्यापार क्या होता है मैम? फ्री ट्रेड जिसको आप कहते हो। इसका मतलब जिसमें किसी को भी पैसा वैसा देना नहीं पड़ता। तो इन्होंने क्या किया कि यहां पे इन्होंने चाइना के साथ में फ्री ट्रेड करने के लिए मलाया पर अटैक कर दिया। किस वंश के शासकों ने? चोल वंश के शासकों ने। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो राजेंद्र चोल थर्ड था वो कौन था? इस वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट, चोल वंश में सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है। इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है कि जैसे आपने पढ़ा है सभा और समिति। सभा और समिति कहां पर थी? तो मैम ये तो वैदिक काल में थी। ये क्या थी? तो जिस तरीके से आज पंचायत होती है ऐसे ही थी। तो चोल के समय पर भी बेटा आपको बता दूं कि जो चोल वंश है इसके समय पर भी दो समितियां सभा और उर हुआ करती थी। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो सभा कौन होता है? सभा का मतलब है प्यारे बच्चे ऐसे ऐसे लोगों की सभा जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं, जिसमें आम जनता भी भाग ले सकती थी। और उर क्या होता था? जिसमें ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण जो हैं उस सभा के अंदर भाग लेते थे। तो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन भाग लेता था, इसमें कौन नहीं, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन आएगा कि सभा क्या होती थी, उर क्या होता था। तो उर एक ऐसी सभा थी जिसमें ब्राह्मण लोग भाग लेते थे, और सभा एक ऐसी संस्था थी जहां पर बेटा आपके जो हैं सभा के अंदर आपके सामान्य वर्ग के लोग भी भाग लेते थे। और बिल्कुल सही बोल रहे हैं रिंकू कि आपने बताया था सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद के अंदर लिखी गई हैं। बिल्कुल, सभा लाइक पंचायत। और उर क्या होता था? तो आप कहोगे उर मैम जिसमें ब्राह्मण लोग भाग लिया करते थे। और चोल वंश के जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर में, एक तो इसका संस्थापक पूछा जाता है, इसके मंदिर पूछे जाते हैं। नहीं, ऑपोजिट नहीं है ये। ठीक है, जो सभा है, सभा और उर, मैंने ऑपोजिट बोल दिया क्या? एक मिनट बताइए मैंने क्या, एक मिनट मैं बता देती हूँ फिर बता दीजिएगा एक बार। मैं लिख देती हूँ, बता क्या देती हूँ, उसको लिख देती हूँ। सभा और उर लिखिएगा जिसमें सामान्य लोग यानी जनरल पीपल, सामान्य लोग भाग लेते थे। भाग मतलब पार्टिसिपेट।
और उर मतलब सभा मतलब जिसमें ब्राह्मण्स भाग लेते थे। क्या ये समझ में आई कि मैंने ऑपोजिट बोल दिया था बेटा? एक बार बताना यस या नो, एक बार बताना जल्दी से। क्या मैंने ऑपोजिट बोल दिया था? अगर ऑपोजिट बोल दिया था तो माफी चाहूंगी, क्षमा प्रार्थी हूं। पहले यस या नो बताइए। अभी ये वाला एकदम करेक्ट है, यही मैं बोलना चाह रही हूं। ऑपोजिट बोल दिया था, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है, आप इसको लिखिएगा मत, ये नहीं पूछा जाएगा किसमें कौन भाग लेता था। ठीक है, आगे आ जाइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। चलो मैं अपनी ही गलती मान लेती हूं। आगे आइए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लैंड्स की, मतलब भूमि की। जैसे आपका जो चोल वंश था, ठीक है, आपका जो चोल वंश था उसके अंदर कितने प्रकार की भूमि थी और किस भूमि को क्या क्या कहा जाता था। जैसे कोई भूमि जिसपे किसान खेती करता था उसको क्या कहते थे, कोई भूमि जो ब्राह्मण को दे दी जाती थी उसको क्या कहते थे, कोई भूमि ऐसी जो कि जैन संस्थानों को दान दी जाती थी, कोई भूमि जो मंदिरों को दान दी जाती थी, कोई भूमि जो कि आपके जो विद्यालय मतलब जो स्कूल्स होते थे उनको अगर दे दी जाती थी तो उसको क्या कहते थे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लैंड मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और क्यों बताने की कोशिश की है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आप कहोगे कि भूमि के प्रकार या टाइप्स ऑफ लैंड की जब हमसे बात की जाएगी तो एक भूमि होती थी जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी, जो ब्राह्मणों को गिफ्ट दे दी जाती थी, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। और ये भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेय। क्या कहते थे बेटा? ब्रह्मदेय कहते थे इस प्रकार की भूमि को। ये यहां पे बात खत्म हुई। दूसरा, गैर ब्राह्मण यानी किसान स्वामी की भूमि जिस पर खेती की जाती थी उसको कहते थे वेल्लन बगाई। अगर आपने प्रीवियस से लगाया होगा तो ये क्वेश्चन दिखे होंगे। मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि इसको कहते थे देवदान या तिरुन मद्दुकनी। अगर आप इसको याद नहीं भी करेंगे तो आप इसको जरूर याद करना। अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो आप इसको जरूर याद करना। ठीक है, और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो और क्या है आपका, देखो मैंने बोला कि जो विद्यालय के लिए दे दी जाती थी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल उसको कहते थे शलभोग, और जो जैन संस्थाओं को दान में दी जाती थी उसको कहते थे पल्ली छंदम। उसको क्या कहते थे? पल्ली छंदम। तो ये भूमि आपकी बेटा जी पूछी गई है। एक यहां पे बहुत फेमस वर्ड है बेटी, और बेटी किसको कहा जाता है? तो जहां पे फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है, जब आपसे कोई भी काम जबरदस्ती करवाया जाता था तो चोल वंश में उसको बोलते थे वेट्टी, कि इस व्यक्ति से वेट्टी करवाया जा रहा है। वेट्टी का मतलब इस व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। और यहां पे लैंड टैक्स क्या था? तो लैंड टैक्स को बोलते थे कदमाई या इराई। अब मैं ऐसा करती हूँ थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, नहीं तो तुम सोचोगे कि आज हमने क्या पढ़ लिया। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये चैप्टर थोड़े से अजीब हैं। और अजीब क्यों लगते हैं? क्योंकि इसमें कोई स्टोरी नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, कोई ऐसे नाम नहीं है जो आपको अच्छे लगते हो। अलग अलग से नाम है, एट्टई पेट्टई, ठीक है, तो इसीलिए आपको इंटरेस्ट नहीं आता, इसीलिए आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं एक बार पहले रिवाइज करा देती हूँ, थोड़े से कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि आपको कितनी चीजें याद हुई हैं। चलो पहला क्वेश्चन बताना, चोल वंश के बारे में पूछूंगी बेटा, और मुझे आप सब बताएंगे कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश की राजधानी क्या थी? नरकेसरी किसकी उपाधि थी? किसकी उपाधि? और नेक्स्ट, निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था?
ये मंदिर किसने बनवाया था? उसके बाद में बेटा आगे हम बात करते हैं, उरेयूर में कृषि केंद्र की स्थापना किसने की थी? उरेयूर क्यों प्रसिद्ध था? करो, क्वेश्चन करेंगे ना आप तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मुझे कुछ तो याद हो रहा है, मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में बेटा यही चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद रिवाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फिर आपकी भाषा की चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आप मुझे बताएंगे यहां पर तंजावुर का वास्तुकार कौन था? तंजावुर का वास्तुकार। नेक्स्ट बताइएगा आगे, अपर चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? बालासुरमन्य मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया था? बालासुर मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, नेक्स्ट पहले इतना कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। बेटा बोरिंग चैप्टर इससे आगे भी बोरिंग है, 2-3 चैप्टर बोरिंग है बच्चे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आता है बच्चे यहां से। विजयालय राजधानी तंजौर या तंजावुर? नरकेसरी विजयालय की उपाधि थी। निशुंभ सूदनी मंदिर विजयालय। उरेयूर में कृषि केंद्र की स्थापना विजयालय। उरेयूर क्यों प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र के लिए, कॉटन क्लॉथ, मतलब यहां पर कपास की खेती होती थी। तंजावुर या तंजावुर का वास्तुकार राज पेरुथच्चन। चोल वंश के स्वतंत्र राज्य को किसने स्थापित किया था बताइए? बताओ बेटा, स्वतंत्र राज्य को स्थापित करने वाला चोल वंश का कौन सा शासक था? बिल्कुल सही है बेटा, आदित्य प्रथम। और इसी ने क्या करवाया था? बालासूर्य मंदिर का निर्माण भी आदित्य प्रथम ने ही करवाया था। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें करते हैं। तो नेक्स्ट लिखिएगा, आपको मैं पूछूंगी, नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन, अपराजित वर्मन को किसने अपराजित वर्मन को किसने हराया? नेक्स्ट, तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ? नेक्स्ट, मदुरई का मदुरई किसकी राजधानी थी? मदुरई किसकी राजधानी थी? इसका विध्वंसक किसे कहा जाता है? ठीक है, आगे आइएगा।
चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था? सबसे महान शासक कौन था? ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नेक्स्ट, श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया था? उसके बाद में गंगईकोंड चोलपुरम गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? गंगा का सफल अभियान किसने किया था? पाल वंश के शासक महिपाल को किसने हराया? ठीक है। अब अगर आपने यहां पर देखो, आपने लिखना शुरू कर दिया कि अपराजित वर्मन को मैंने पूछा किसने हराया, तो बिल्कुल आपको मैंने बताया था कि अपराजित वर्मन को आदित्य प्रथम ने बताया था मैंने। और इसने क्या उपाधि ली थी? कोदंड राम। इसको हराने के बाद में बताया था, तो आदित्य प्रथम ने हराया था इसको और कोदंड राम की उपाधि को धारण किया था। अब तकोलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि एक तो था कृष्ण थर्ड जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, वर्सेस परांतक प्रथम, जिसमें क्या हुआ था? परांतक प्रथम के बेटे की मौत हो गई थी। ठीक है। मदुरई किसकी राजधानी थी? पांड्य वंश की। और विध्वंसक किसे कहा जाता है? परांतक प्रथम को। चोल वंश का सबसे महान शासक राजराज प्रथम। इसका भी आंसर राजराज प्रथम। श्रीलंका पर आक्रमण राजराज प्रथम। और इस समय पर श्रीलंका का शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया है महीम फिफ्थ। ठीक है। गंगईकोंड चोल किसकी उपाधि थी? बताओ किसकी उपाधि थी? राजेंद्र फर्स्ट की थी मैम। और ये सारे के सारे आंसर किसके होंगे? राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट। पाल वंश के शासक महिपाल को भी इसी ने हराया था। एक बताइए, ऐतरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऐतरावतेश्वर मंदिर का निर्माण ये किसने करवाया था? और नेक्स्ट बताइए, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? फिर बताइए, ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि या ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? उपहार में जो लैंड दी जाती थी। उसके बाद में किसानों की भूमि को क्या कहते थे? उसके बाद में जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। ठीक है। मंदिरों को उपहार दी गई भूमि, विद्यालय रखरखाव के लिए दी गई। तो आपने अगर यहाँ पे ये क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको दिख रहे होंगे कि मैम ये आपका जो बनवाया था ऐतरातेश्वर मंदिर, ये राज राजा चोल सेकंड ने बनवाया था।
ठीक है। उसके बाद में अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र थर्ड था। ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो बिल्कुल सही है कि मैम, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। और किसानों को बेटा, जो गैर ब्राह्मण भूमि थी और ऐसी भूमि जिस पर किसान खेती करते थे, उसे वेलन बगई कहते थे। जैन संस्थानों को जो दान में दी जैन संस्थानों को जो दान में दी जाती थी, उसे पल्ली छंदम कहते थे। और मंदिरों को दान में दी जाती थी, उसे देवदान कहते थे। और विद्यालय के रखरखाव के लिए शलभोग कहते थे। ठीक है। बट्टी किसे कहते थे? तो मैम, जो जबरदस्ती काम करवाया जाता था उसे बट्टी कहते थे। भूमि कर को कदमाई या फिर मैम इराई कहते थे। ये आपका मैंने पढ़ाया था। अब ईमानदारी से मुझे ये बताओ थम्स अप करके कि क्या आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाए? जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे, क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाए थे? यस या नो? जल्दी से बताएं। ठीक है। फिर आपके कुछ और टैग्स हैं, जैसे कारीगर। मैं इसको खत्म कर देती हूं, उसके बाद कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ठीक है। पांड्य वंश और उसके साथ पढ़ाऊंगी चालुक्य वंश। क्या आपको कर पाए ये क्वेश्चन? अगर कोई बच्चा 50% भी कर पाया है तो भी बहुत अच्छी बात है। देखो कितने सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं। अब जिन बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हाथ से नहीं लिखती हो, तो ये देखो पूरा हाथ से लिखा है जितना आपको पढ़ाया है। पूरा रिवीजन मैं हाथ से लिखकर आपको करवा देती हूं। ठीक है। और अगर आपने कुछ का आंसर किया है, मतलब कुछ तो दिमाग में गया, वरना अभी इससे पहले क्या लग रहा होगा? इससे पहले लग रहा होगा हमें तो कुछ याद ही नहीं है। तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आया होगा। ठीक है। अब एक बार इसके टेक्स्ट पढ़ लो। कारीगरी और व्यापारियों पर लगाए गए कर को क्या कहते थे? पट्टम और अयम कहते थे। जल कर यानी कि जो वाटर टैक्स होता था, उसे निर्वलाई या निरकाई कहते थे। विवाह मतलब मैरिज टैक्स कन्नला या कनम कहते थे। युद्ध कर पूर्वी कर कहते थे। उलुक और संगम टोल टैक्स को, निर्यात कर को संगम कहते थे। निर्यात और आयात कर ये क्या होता था? ये आप आराम से पढ़ सकते हो क्योंकि ये सब फैक्ट हैं। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो सारे टैक्स के टाइप हो गए। स्वर्णकारों पर जो कर लगता था उसे तत्तर पट्टम कहते थे। अब इंपॉर्टेंट देखो, चोल राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्तमोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी। चोल राजवंश की कांस्य मूर्तियां, कांस्य मतलब आपकी जो ब्रोंज स्टैचू थी। अब आप में से देखते हो कितने बच्चों को यह बात याद है कि मैंने इससे पहले भी एक ब्रोंज स्टैचू आपको पढ़ाया है। ब्रोंज स्टैचू मैंने बेटा आपको बताया है। आप मुझे बताएंगे कि इससे पहले ब्रोंज स्टैचू कहां पर पाया गया था, और मैंने वहां भी आपको बताया था कि लुप्त मोम की विधि यूज हुई थी। और चोल राजवंश में तो जितनी भी आपकी स्टैचू बनी है ब्रोंज की, वो सारी की सारी लुप्त मोम विधि से बनी है, यानी कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। लॉस्ट वैक्स टेक्निक इसको आप कहते हो। अब जल्दी से मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया। मुकुल वंश, बहुत बढ़िया। मैम, नृत्यकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से, और वो भी आपने बताया था कि लुप्त मोम से बनी हुई मूर्ति है। तो बिल्कुल आपको याद है, इसका मतलब आपका रिवीजन चल रहा है बेटा। आपका कल मैं पांड्य वंश पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी करिकाल के बारे में कि आखिर करिकाल कौन था। वेणी का युद्ध जो इसके समय से पूछा जाता है,
वो किस किस के बीच हुआ था और करिकाल के बाद हम करिकाल को क्यों संस्थापक नहीं कहते, विजयालय को क्यों कहते हैं, ये सारे रीजंस कल मैं आपको दूंगी। और कल ही बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी पांड्य वंश। कल ही मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, कल ही मैं आपको पढ़ाऊंगी पांड्य वंश। ये रहा। और इस पांड्य वंश की अगर आप कहोगे तो पीडीएफ में आपको एक्स्ट्रा में दे दूंगी, लेकिन इसको हम कल पढ़ेंगे और कल ही मैं आपको पढ़ाऊंगी चालुक्य वंश। और जिस दिन आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होगी सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ में, जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मेरा प्रॉमिस है। और पूरी की आंसर की भी आपको साथ में दी जाएगी। जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं बेटा उनके लिए सारी चीजें आसान हैं। और अगर आप ये सोच के क्लास में बैठोगे कि नहीं मुझे तो कुछ याद ही नहीं होगा, तो फिर आपका माइंड उसी हिसाब से काम करता है। दीप्ति सिलेबस में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल का टॉपिक है पांड्य वंश, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।